सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस बार अंबेडकर जयंती हमारे आवाज का कन्नौज परिवार ने अपने घर से ही शुरू किया अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करना। किस तरह से परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया गया, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी कार्ययोजना कैसी रही अंबेडकर जयंती के अवसर आवाज का कन्नौज की टीम का, तो ये देखने के लिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। आदरणीय रामनेश गौतम जी आप देख सकते हैं किस तरह से, आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी और आदरणीय ओमकार जी हमारे साथ रहे। साथ ही साथ हमारी कन्नौज की जो टीम रही, सबसे पहले ये हम टीम को बता दें। हमारे साथ जो टीम रही, आदरणीय अनुराग अंबेडकर जी, मैं स्वयं सरजीत आर्य अपने पिताजी के साथ में, और आदरणीय जेपी गौर साहब, आदरणीय ओमकार जी, आदरणीय महेश कुमार जी, आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी, आदरणीय ब्रजेंद्र कमल जी, आदरणीय रामनरेश गौतम जी और आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी। और तिरवा शोभा यात्रा के दौरान आदरणीय अश्विनी गौतम जी, लाल मार्ट के संस्थापक एवं संचालक। सबसे पहले हम लोगों ने इनायतपुर जाकर, इनायतपुर एक छोटा सा गांव है जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा है, और उस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के तुरंत बाद हम लोग ठठिया कस्बे की शोभा यात्रा का शुभारंभ कराया। लगभग 1 घंटे इस शोभा यात्रा में शिरकत की। इसके बाद हम लोग पहुंचे तिरवा में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है, हर वर्ष की भांति इस बार भी किया जा रहा था। तो तिरवा की शोभा यात्रा में हम लोग पहुंचे और वहां पर सबसे पहले एक ग्रुप फोटो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर साथियों के साथ होती है। यही वो टीम है जो आयोजक कमेटी है, इनके साथ लगातार हम लोग फोटोग्राफी हो रही है। और आयोजक कमेटी का जो शोभा यात्रा में महती भूमिका का निर्वहन करते हैं, तन मन धन से आवाज का कन्नौज की टीम ने कोऑपरेट किया, सहयोग किया। और आप देख सकते हैं तिरवा पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके साथ ही ग्रुप फोटो लिया गया। और इसके बाद हम लोग तिरवा शोभा यात्रा में लगभग 2 घंटे की शिरकत करने के बाद पहुंचे एक गांव गुरहिया में, जहां पर एक सुंदर सी। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। वहां पर आवाज की कुछ साथियों ने संबोधन देकर समाज का मार्गदर्शन भी किया। आइए हम सभी के संबोधन को थोड़ा थोड़ा सुनने का कोशिश करें। करने वाले हैं और ये हर किसी के लिए है। आप हो सकता है कभी आपसे कोई पूछे कि आपको बाबा साहब ने क्या दिया, तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आता हो कि सर आप तो प्रिंसिपल हैं, आप शिक्षक हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको बाबा साहब ने दिया होगा जो दिया होगा। लेकिन हमें क्या दिया है ये हमारे समझ में नहीं आता। सरकारी नौकरी में है, जो लोग राजनेता हैं, राजनीति में है, उनको बाबा साहब ने दिया होगा और इस कारण वो सफल है। तो हम वो स्थिति को याद दिलाते हैं जिस स्थिति से हम लोग निकल कर आए हैं, और जिस स्थिति से बाबा साहब ने हमको निकाला है उस स्थिति को बताने का कार्य करेंगे। एक समय था जब हमारे गले में हानि थी। माताएं बहनें इस बात को ध्यान दें, हमारे युवा साथी इस बात का ध्यान दें। हमारे कमर में झाड़ू थी। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें थूकने का मन करे तो हम उस हानि में थूकते थे ताकि कोई रास्ता गंदा ना हो जाए, हमारे पद चिन्हों से रास्ता गंदा ना हो जाए, इसलिए झाड़ू लगता हुआ चलता था जब हम चलते थे। उस स्थिति से निकालने का कार्य किसने किया? उस स्थिति से निकालने का कार्य आपके अपने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमने 17 अगस्त 1952 को स्पीच देते हुए कहते हैं कि हमने पिछले 25 वर्ष के जीवन संघर्ष में अपने समाज को 3 चीजें देने का कार्य किया। वो 3 चीजें क्या है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए।
बाबा साहब कहते हैं कि हमने सबसे पहला जो कार्य किया अपने समाज के अंदर वो ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया। ये बात बाबा साहब कहते हैं। कौन सा ज्वलंत स्वाभिमान? किसे कहते हैं स्वाभिमान, किसे कहते हैं सम्मान? तब बाबा साहब एग्जाम्पल देते हैं कि एक पास में ही जलगांव है, जलगांव, जहां पर ब्राह्मण भोज हुआ करता था और उस ब्राह्मण भोज में हमारे समाज के लोग जाया करते थे। लेकिन जानते हैं हमारे समाज के लोग कहां पर एकत्र होते थे? जहां पर जूठी पत्तले डाली जाती थी, जहां पर जूठी पत्तले डाली जाती थी वहां हम सब लोग, हमारे समाज के लोग एकत्र होते थे और वहां खड़े रहते थे इस इंतजार में कि कब पत्तले आएंगे, कब हम उठाएंगे, कब भोजन करेंगे। उस जूठन को खा खा के हमारा समाज यहाँ तक पहुंचा मेरे साथियों। और इतना ही नहीं, उन पत्तलों के पीछे मान लीजिए 10 लोग हमारे समाज के इकट्ठा हुए तो 10 आपस में भिड़ जाते थे। वैसे ही जैसे आज अगर कोई कार्यक्रम होता है तो पत्तले डालते हैं तो वहां कुत्ते जमा होते हैं और पत्तलों के लिए वो कुत्ते आपस में लड़ जाते हैं। ये स्थिति यानी कि मानवीय अधिकारों से मरहूम कर दिया हमारे समाज को, ऐसे लोगों ने कर दिया। उस जंजाल से, उन समस्याओं से, उस शोषण अत्याचार से निकालने का कार्य किसने किया? वर्तमान में अगर आपसे कहें कि क्या आप ऐसे किसी भोज को स्वीकार करेंगे? चाहे बच्चा हो वो भी कह देगा नहीं 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 नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये स्वाभिमान कहां से आया? ये स्वाभिमान किसने जगाया? ये स्वाभिमान जगाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साथ। इसे कहते हैं स्वाभिमान। अभी आप सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं वो इस अनुभव के भुक्तभोगी होंगे। आपके ही दौर में एक समय था जब आप चारपाई में बैठते थे और महाराज जब निकलते थे तो आप चारपाई छोड़ देते थे। छोड़ देते थे कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? लेकिन आज आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपको कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं छोड़ते हैं आप। और खासकर हमारे जो युवा साथी हैं इनके अंदर तो कोट का स्वाभिमान भरा है। इसे मजाल कर रही स्वाभिमान के खिलाफ बात करें। आखिर ये स्वाभिमान जगाया किसने? ये स्वाभिमान जगाया परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमने समाज को ज्वलंत स्वाभिमान पैदा कर दिया। यानी कि ये स्वाभिमान देने का कार्य किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। दूसरा कार्य बाबा साहब ने क्या किया? पहला स्वाभिमान। अब सोच के देखिए, ये जो स्वाभिमान है वो चाहे शिक्षक कर्मचारी हो, सरकारी नौकरी में हो या ना हो, किसान हो, मजदूर हो, लेकिन उसके स्वाभिमान के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। हम सभी का स्वाभिमान सर्वोपरि है कि नहीं है? हम सभी का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि है। ये जो भावना जगाई ये बाबा साहब ने जगाई है। दूसरा जो कार्य, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जब बाबा साहब पहली बार विद्यालय में प्रवेश किए थे तो बहुत सारी शर्तें उन पर लागू कर दी गई थी। क्या आप दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, आप अपने घर से पट्टी लाएंगे बिछाने के लिए, पानी नहीं पिएंगे, इस तरह की मतलब यूं कहें कि शर्तें लागू कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान में आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपके बच्चे का एडमिशन बड़े सम्मान के साथ हो जाता है। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमने दूसरा जो कार्य किया अपने समाज के लिए, वो शिक्षा के जितने भी संस्थाएं हैं वो शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किया। ये बात बाबा साहब कहते हैं मेरे साथ। यानी कि आज जो शिक्षा का अवसर हम सभी को मिला है वो किसकी देन है? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इस बात को बता दीजिएगा। कोई आपसे पूछे कि आपको बाबा साहब ने क्या दिया, तो पहला बताइएगा स्वाभिमान दिया, सम्मान दिया, और दूसरा बाबा साहब ने दिया शिक्षा। यानी कि शिक्षा के जो अवसर हैं वो बाबा साहब की देन है।
आज हम सभी किसी भी संस्था में पढ़ सकते हैं, पूर्ण अधिकार के साथ पढ़ सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब कहते हैं कि एक समय था जब राजनीति में हमारे समाज का चपरासी तक नहीं हुआ करता था। यानी कि संसद के अंदर, सदन के अंदर हमारे आपके समाज का कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता था। लेकिन आज 131 सांसद हमारे समाज के हैं। और आप इस बात से बहुत भली बात परिचित हैं। इस विधानसभा के जो माननीय मंत्री जी हैं वो भी अपने समाज से हैं। तो ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। तब बाबा साहब कहते हैं कि तीसरा जो कार्य हमने अपने समाज के लिए किया वो राजनीति का अधिकार देने का कार्य किया। ये बात बाबा साहब कहते हैं मेरे साथी। अब आप मुझे बताइए, आपको चुनाव लड़ना हो तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? नहीं। यानी कि आप नहीं पढ़े लिखे तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, कल को कोई ये कहे आपसे कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया, तो ये सीधे सीधे मत कहिएगा कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है, चुनाव लड़ सकते हैं। अरे आप पढ़े लिखे नहीं, आप वोट डाल सकते हैं। 1935 से पहले हमारे समाज को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए मेरे साथ। वो आज जो वोट आप 13 तारीख को डालेंगे यहाँ जनपद कन्नौज में और अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनेंगे, ये अधिकार 1935 से पहले हमारे समाज को नहीं था। वोट देने का अधिकार नहीं था। ये वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया। और इसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं लगाई कि हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी है या सरकारी नौकरी में होना जरूरी है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं आप वोट डालेंगे। और वोट की कीमत चाहे हमारे समाज के लोग हों चाहे बहुत बड़े धन्ना सेठ हों, वोट की कीमत बराबर। जो कीमत हमारे वोट की है वो कीमत उन धन्ना सेठों की नहीं है, उनकी ज्यादा नहीं है। यानी कि ये वोट देने का अधिकार किसने दिया? ये भी बाबा साहब ने दिया। अगर हम इतना ही याद दिलाएं कि बाबा साहब ने क्या क्या दिलाया है हम हमारे समाज को, हमें, तो इतनी लंबी फेरिस्त है कि हम शाम तक अगर वर्णन करेंगे तो भी दिन छोटा पड़ जाएगा। बस यही कहना चाहते थे कि आप इस बात को अब मत कहिएगा कि बाबा साहब ने हमें कुछ नहीं दिया। स्वाभिमान दिया, शिक्षा के दरवाजे खोले, वोट देने का अधिकार दिया और राजनीतिक अधिकार दिया। माताएं बहनें जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुके वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। बड़ी सरल भाषा में हमने बताने की कोशिश की। आने वाले समय में जब कभी हमारी टीम को हमें आप याद करेंगे, हम जरूर आपके बीच आएंगे इसी आश्वासन के साथ। पिछली बार यहाँ पे ये चबूतरा नहीं बना था और इस बार बड़ा बढ़िया ये जगह, जमीन, यहाँ मुझे लगता है 400-500 लोग बैठकर बहुत शानदार मीटिंग कर सकते हैं। हमारा एक अनुरोध बस इतना रहेगा कि आज चूंकि अम्बेडकर जयंती है तो पूरे जनपद में हमें जाना है, इसलिए हम बहुत ज्यादा समय आपको नहीं दे पा रहे हैं। जो कैडर देने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि आपको हमें देना चाहिए और आप सभी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता जो महसूस हो रही है उसके लिए 2, 3, 4 घंटे का समय चाहिए होता है। तो आज हम आपसे अनुरोध ये करेंगे कि अम्बेडकर जयंती के अलावा किसी दिन आप योजना बनाइएगा, टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, स्कूल टाइम को छोड़कर। रात में भी आप बुला सकते हैं, रात में आप 8 बजे बुलाएंगे हम आ जाएंगे, 10 बजे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। लेकिन एक दिन का समय के लिए एक मीटिंग जरूर आयोजित कीजिएगा ताकि हम बार बार अपनी अधूरी बातें छोड़कर यहाँ से जाते हैं। पिछली बार अधूरी बातें छोड़ के गए थे, इस बार भी अधूरी बातें छोड़कर जा रहे हैं। तो
अभी बहन जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सभी युवा साथी, तो एक मीटिंग जरूर रखिएगा। अम्बेडकर जयंती ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, इसमें ज्यादा टाइम देना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आदरणीय महेश कुमार जी, प्रवक्ता कचाटीपुर इंटर कॉलेज सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने इसी बातों के साथ मैं बात को विरामता हूँ। धन्यवाद, सादर जय भीम देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद क्रांतिकारी संबोधन दिया आदरणीय ओमकार जी। बहुत लंबी कतार लगाए हुए थी उस दौर को याद करो। जो सर जी ने भी बताया था कि पहले लोग क्या करते थे, अगर 80 का कास्ट का कोई व्यक्ति निकल जाता था तो पीछे झाड़ू बदला देते थे और गले में हंडी लगा देते थे ताकि उसके नाश का उसका नापाक ना हो। इस प्रकार की छुआछूत की भावना को जन्म बहुत गहरा हो गया था, उसको बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा मिटाया गया। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर विदेशों में पढ़ते थे और जब वहां से पढ़कर के भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत की दशा बहुत खराब है, यहाँ पर एकता नहीं है, छुआछूत की भावना बहुत है। उन्होंने सोचा कि जब मेरे साथ ही अत्याचार हो सकता है तो मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ कितना अत्याचार होगा। जिसके पास 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियां थी, उनको जब 184 के द्वारा उनको पीने का पानी नहीं दिया गया तब उन्होंने सोचा अरे धिक्कार है ऐसे मानव जीवन को, जिस मानव जीवन में छुआछूत की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने का संदेश दिया। हिंदू धर्म में जातियां बहुत है, ऐसे धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब की बात को हम नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा और क्या वो कर लेंगे। तो उनके लिए मैं सीधी बात कहता हूँ कि बाबा साहब की आपको बात नहीं माननी है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान तो नहीं, तुम्हारे बाप को मानना होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे बाबा भी मानेंगे, क्योंकि संविधान के विपरीत जो चलेगा उसे उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने 80 जात के लिए जो कुछ किया है वो बहुत कुछ किया है। इसके पहले की 80 समाज का जो व्यक्ति था अपने अधिकार नहीं जानता था, अपने अधिकार को जानने का कार्य बाबा साहब ने किया है। कुछ लोग कहते हैं वो देख नहीं रहे, समाज में है नहीं, उनकी बुराइयां करते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से उनकी बुराई कहने से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो कुछ कहना है सभी को एक साथ मिलजुल के एकता की भावना में रहना है। उन्होंने तब शिक्षा की बात तो नहीं थी, कहा था शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति अगर वो शिक्षित नहीं होगा अपने अधिकार नहीं जान पाएगा। क्योंकि उनके द्वारा एक सूक्ति दी गई है कि शिक्षा वो सोने का दूध है कि जो पिएगा वो हारेगा, अर्थात जिसके पास शिक्षा होगी वो किसी से दबेगा नहीं, क्योंकि वो अधिकार जानता है, लड़ना जानता है। अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग शिक्षित हो जाए, क्योंकि शिक्षा अमूल्य रत्न है। यदि हमको सम्मान अगर कोई दिला सकता है तो शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमको संविधान दिला सकती है। और यदि फिर भी यदि कोई सम्मान मुझे नहीं देता है तो मैं उसे अधिकार को छीन लूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर है। यदि मेरे पास औजारे नहीं होगा, शिक्षा रूपी औजार जब मेरे पास नहीं होगा, हम लड़ाई लड़ेंगे, उससे हार जाएंगे, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इसीलिए सब प्रथम शिक्षित होना प्रत्येक
किया गया, हम उनके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। उनके आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, हम क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है। जो कुछ किया है फिर भी हम उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए इतना कहते हैं कि आज जो स्टेज पर मैं खड़ा हूँ उन्हीं की देन है। आज जो आप सुंदर रूप में बैठे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, हम आपको कुर्सी पर बैठा देख रहे हैं, बस उन्हीं की देन है। यदि आज हमारे बीच बाबा साहब ना होते, आज हम इस लायक नहीं होते, क्योंकि बहुत सी बड़ी यातनाओं को मुझे भुगतना पड़ता था। जाति व्यवस्था इतनी प्रबल थी कि लोग इतना अत्याचार करते थे, विरोध नहीं कर पाते थे, तो क्या होता, लोग अपनी आत्महत्या कर लेते थे। लास्ट चारा यही बचता है, जब किसी से जीता नहीं जाता है, मनुष्य हताश हो जाता है तो अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानते, जो इतिहास अपना नहीं जानते, वो इतिहास अपना कभी नहीं बना सकते। इसलिए अपने अधिकार जानो, अपने अधिकार जानना होगा, अपना इतिहास जानना होगा, तभी आप इतिहास बना पाएंगे। जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे, तब तक हम किसी का इतिहास या अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे। संविधान के द्वारा पूरी पुस्तक को लिखा गया है। उन्होंने विदेशों में जाकर के जो कुछ विदेशों में अच्छी अच्छी नीतियां थी, वहां से सीख करके अपने भारत में संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार कर दिया और ये भी कह दिया, और संविधान के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलेगा, जो भी चलेगा, उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाएगा। ये सब उन्हीं की देन है। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को बस यहीं से विराम करता हूँ। एक बार सभी लोग जोर से जयघोष कर दो, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। इसके बाद आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी ने अपना क्रांतिकारी संबोधन समाज को दिया और समाज का मार्गदर्शन किया। इसके बाद में साथी इस गांव के वो मिशनरी लोग, मिशनरी साथी जो ये काम लगातार अनवरत रूप से कर रहे हैं, आचार संहिता लगने के बावजूद अभी हमारे एक साथी ने बताया कितनी कठिनाई की। यही तो असली अम्बेडकरवादी की पहचान होती है। अम्बेडकर मिशन का मतलब ही है बड़ी से बड़ी चट्टान से हम लोग टकरा जाएं और हिम्मत ना हारें, वही अम्बेडकरवादी का रहता है। इसी के साथ ही ये पूरे गांव को जो भी बाबा साहब के विचारों में विश्वास रखते हैं, माताओं, बहनों, बंधुओं, सभी को मेरा सादर नमन। इतनी मुसीबत में ये प्रोग्राम किया और हम लोगों को आमंत्रित किया है, इसके लिए सभी समिति के लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इससे पहले हमारे कई लोगों को आपने सुना और उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिसमें सर्वप्रथम सर्वजित आर्य सर ने 3 बिंदुओं पर शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक जो मुख्य बिंदु थे उस पर प्रकाश डाला है। और निश्चित रूप से हम लोगों का उसमें जो मन है और हमें नई दिशा मिली है। उसी के साथ ही हम केवल ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बाबा साहब के संघर्ष पर थोड़ी प्रकाश डालेंगे। आज हम लोग सभी सुविधाओं से लैस हैं, सारी सुविधाएं हम लोगों के पास हैं और फिर भी क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं। भाषण देने के लिए बाबा साहब को अगर देखा जाए तो बाबा साहब एक सूर्य हैं, सूर्य जिसके चाहे जितना भी बोला जाए वो व्यक्ति बोल नहीं सकता। बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई इतनी पुस्तकें अगर जिसको पढ़ा जाए, अभी हमने अधिकतम 2 से 3 ही पुस्तक पढ़ पाई हैं। बाबा साहब जो भी अपने जीवन काल में किया करते थे तो वो लिख कर के एक बॉक्स था, बड़ा सा बक्सा, उसमें डालते रहते थे। जब बाबा साहब बहुत से बाबा साहब से अनसुने किस्से हम लोगों को नहीं मालूम है और हम लोग अध्ययन करते हैं, रात दिन हम लोग यही काम करते हैं। सुबह 7 बजे भूखे प्यासे निकल देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, और रात दिन हम लोग गांव में गांव जाकर हर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं। लोग केवल तन देते हैं, हम लोग तन, मन और धन तीनों लोग खर्च करते हैं। तीनों
तरीके से अपने समाज को, क्योंकि इस समाज का बहुत कर्ज है हम पर, क्योंकि हम इसी समाज से आप हमको देख रहे हैं। आज हम सर्विस में हैं, जो भी हमारे संगी साथी जो साथी लोग आए हैं, मिशनरी लोग हैं, आज ये इस नौकरी में पहुंचे हैं। तो जहां से बाबा साहब ने शुरू किया था, हम लोग वहीं से शुरू होके आए। हम लोगों पे आज भी हम लोग उतनी सुविधाओं से लैस नहीं है, इतनी सुविधाएं हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर संघर्ष नहीं करोगे, हमारे बाबा ने संघर्ष किया था तो आज हम कुर्सी पे बैठे हैं अधिकार। अगर हम आज नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे एक मिशनरी जो हैं जिनसे हम कैडर लेते हैं, हमारे मिशनरी जो नायक हैं, हमेशा कहा करते हैं कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, उनका क्या होगा जनाबे अली। यानी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत सर ने बताया कि एक चारपाई पे बैठना मुश्किल था हम लोगों का। आज हम VIP कुर्सी पर 10,000 वाली कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और सामने किसी भी कौम का व्यक्ति हम उससे नजरें मिलाकर के बात कर सकते हैं। अगर हम आज नहीं लड़ेंगे, वही चीज बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने समाज में 2% लोग ही मिशन को चलाते हैं। 98% लोग, ये मेरा जमीन पे काम करने का मैंने अभी अनुभव किया है 2018 से, बल्कि उससे पहले से ही मैं मिशन से जुड़ गया था। तब मैं एक स्टूडेंट केवल पढ़ रहा था, सर के द्वारा जब जुड़ा तो मैंने बाबा साहब के मिशन को समझा। आज आप यकीन नहीं करेंगे, बाई चांस कभी कोई संडे या कोई छुट्टी मिस हो जाए, वरना परिवार हम लोगों का भी है, उन सबको छोड़ करके अगर बच्चा बीमार है तो किसी न किसी व्यवस्था करके हम लोग निकलते हैं। सुबह से शाम, सर ने बताया भूख नहीं लगती है, रात के 12 से 1 बज जाएगा, नींद नहीं आती है, लेकिन आप लोगों के समाज का कर्ज तले हम दबे हुए हैं कि लोग कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी, कि हमें अब उसी समाज को वापस करना है। जिस समाज से मैंने पाया है उसी समाज को देना है। अगर हम भी चैन की नींद, जैसे हमारे बहुत से हमारे समाज के लोग नौकरी लगने के बाद में आराम से 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बनाकर के AC रूम में रहते हैं और अपने बीवी बच्चे उसी परिवार में तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, अपने बाबा साहब को भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग उनमें से नहीं है, अपने समाज के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। हमने कसम खाई है, हम उसको भी सुना के रहेंगे, उसको भी जगाएंगे कि बाबा साहब क्या है। केवल बाबा साहब की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता साथी, उनके विचारों को, उनके चरित्र को समझना होगा। आज यहाँ खुशी हुई, पहली बार मैं इस गांव में आया हूँ कि अनवरत रूप से कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है। कभी हमारे समाज के लोग, यदि जो हमारे महापुरुष हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हुए शर्माते थे। आज ये परिवर्तन ही है दोस्तों, माताओं बहनों, कि आज ये जो झंडा बाबा साहब का है घर घर में लहरा रहा है। अभी हम तिरवा में शोभा यात्रा करके आए हैं, सुबह से निकले हुए हैं। आज सर्व समाज के लोग हमारे आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर हैं। ये हमारे संगठन की ताकत है, ये हमारी एकता का परिचय है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए। आज एक आवाज पे हम लोग देखिए कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। जब हम 3 चले थे, मानवर साहब, कांसीराम साहब का नाम सभी ने सुना है, जिन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी दी थी। क्योंकि यहाँ हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, किसी राजनीतिक से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। तो वे कहते थे कि यकीन मानिए मैं चला था मंजिले की ओर अकेला चला था मंजिलों की ओर, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। मैं वहां से चला, घर से अकेला चला, सर मिले, सर से देखिए कितने लोग हो गए। तो यही परिवर्तन है, और यही परिवर्तन को हमें उस आखिरी भाग के कोने कोने तक पहुंचाना है। मानवा साहब कहा करते थे, कम से कम अगर सत्ता हासिल कर नहीं सकते, कुर्सी पा नहीं सकते, तो कम से कम इतनी ताकत रखिएगा कि कुर्सी को हिला। यदि हम कुर्सी को हिला देंगे तो सब हमारा होगा। कोई भी, बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया,
वोट दोस्तों, माताओं, बहनों, धर्म प्रेमियों, ये वोट कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। ये वो चीज है जिसने बाबा साहब ने इस वोट को पाने के लिए, वोट को दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। इस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब के बड़े बेटे, उनके घर में उनके बेटे की लाश रखी थी, फिर भी बाबा साहब लंदन में हमारे एक अधिकार दिलाने के लिए, आज अगर थोड़ा सा बच्चा बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं कि आज सर्दी गर्मी बहुत है, आज ये है वो है, हम देखते हैं। अगर वो बाबा साहब इतना पढ़े होने के बावजूद, पढ़े लिखे प्रोफेसर किसी सचिव पद पर रहते हुए आराम से जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जब लंदन जा रहे थे, बाबा साहब पे मैंने पहले कहा सूर्य है, उन पे बोलना अगर शुरू कर दिया जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अगर पढ़ी जाए, मैं 10 घंटे पढ़ रहे अध्ययन करूँ 10 घंटे, तब भी 6 साल कम से कम पढ़ते लगे। बहुत पुस्तक उनकी, बहुत लिखा हुआ। और एक बार बाबा साहब को पढ़ने के बाद में व्यक्ति जो है पूर्ण आडंबर से निकल जाएगा। तो बाबा साहब ने जब 1931, 32, 33 में 3 बार लंदन गए, इंग्लैंड में हमें अधिकार दिलाने के लिए, तो उनके पुत्र की लाश रखी थी। घर वालों ने रोका भी, बड़े भाई ने, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक पुत्र के खातिर मैं अपने करोड़ों भाइयों बहनों, जो हमारे संतान है पूरे भारत में, उस समय 8 करोड़ आसपास लोग थे, हमारी संख्या 8 करोड़ थी, हम उनको कुर्बान नहीं होने देंगे, हम उनके हक अधिकार दिलाकर रहेंगे। बाबा साहब गए, लड़े, एक अकेला व्यक्ति, जब हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी अधिकार नहीं थे, और लड़ करके हमको आज इस लोग बना दिया कि गले में टाई, जेब में पेन और दौलत हमारे पास आ गई, तो हम लोग क्या करने लगे? तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। अत्यंत शर्मिंदगी वाली बात है। मैं ये चाहता हूँ जिस प्रकार से इस गांव में ये कार्यक्रम हुआ, सड़कों 2 बार हमारा पहली बार मौका मिला, ये कारवा बढ़ता रहना चाहिए, ये कारवा बढ़ता रहना चाहिए। अगली बार नेक्स्ट ईयर और भी धूमधाम से ये मनाया जाए। और एक कैडर कैंप, जैसा कि सर ने बताया है, फिर किसी एक बिंदु पे हम भी बोलेंगे, क्योंकि हमारे साथ जितने भी हमारे धर्म प्रेमी हैं, हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि बहुत वक्ता हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे माइक छोड़ने वाले मना करना पड़ता है, ठीक है। अगर उनका कैडर का, हम भी क्या करते हैं, एकदम बोलना नहीं सीखे। मैं भी कैडर लेता हूँ, यहाँ से लखनऊ, आप माने गया, बिहार तक हम लोग जाते हैं, वहाँ से धीरे करके सीखते हैं। तो जब बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, एक छोटी सी कहानी बाबा साहब की सुनाते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान होना अत्यंत आवश्यक है। महिलाएं, अगर हर महिला को समझना चाहिए, अगर उसे पत्नी बननी है तो माता रमाबाई से सीख लेनी चाहिए। माता रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, तबकि बाबा साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। आज भी उनके विश्व में उनके टक्कर का कोई व्यक्ति नहीं है। इतनी आधुनिकीकरण आ गई है, इतना हाईटेक जमाना हो गया, लेकिन उनके बराबर का व्यक्ति नहीं हो पाया है। तो हमारी माताओं बहनों को सीख लेनी चाहिए माता रमाबाई से। उस समय की कहानी एक सुना देते हैं, जब बाबा साहब विदेश में पढ़ते थे, खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था। आज हमारे पास सारे अधिकार, बढ़िया बढ़िया डिशेज, बढ़िया बढ़िया भोजन हम खाते हैं, सारी सुख सुविधाएं, फिर भी पढ़ाई नाम की जीरो है। मेन चीज एजुकेशन। अगर किसी से लड़ना है तो पढ़ना होगा, किसी से लड़ना है तो पढ़ना होगा। यदि बिना पढ़े गए तो हार आपकी निश्चित है। अब पहलवानी वाला जमाना चला गया, आज जमाना है पढ़ाई का। जो जितना एजुकेट होगा, अबे हमारे साथी ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं कहता हूँ जितना पिएगा वो उससे ज्यादा दहाड़ेगा। तो जितना आप अपने बच्चों को एजुकेट करोगे, हमारे एक महापुरुष हुए संत गाड़गे बाबा, वो कहा करते थे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल महापुरुषों के जो उन्होंने कहा बस वही बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहा करते थे, यदि आपके पास थाली है तो उस थाली में रोटी है, सब्जी है, तो हे दोस्तों उस थाली को बेच देना। रोटी तो आप हाथ पे रख करके भी खा लोगे, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना।
अगर आज हम बोल पा रहे हैं और यहाँ हैं तो आप लोगों की देन है। हमारे माता पिता ने भी अत्यंत संघर्ष किया है, हमने उनकी कीमत को समझा है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी संगत दीजिए, तो निश्चित रूप से समाज उन्नत करेगा। जब समाज उन्नत करेगा तो हम अगले व्यक्ति से सीना तान करके बात कर सकेंगे। ये परिवर्तन ही है। आने वाले समय में आप देखना 10 साल बाद ऐसा परिवर्तन आएगा कि ये बच्चे तैयार होंगे तो बड़ी से बड़ी चट्टान से टकरा जाएंगे। तो बाबा साहब उस समय जब खाने को नहीं था तो माता रमाबाई सूखी रोटी होती है उसके लड्डू बना करके कूट करके छान लेती थी, उसके थोड़ी चीनी डाल के लड्डू बना करके भेजती थी। तो ये सब बातें जब अब बाबा साहब चूंकि गरीब घर से थे तो उनका मेन मकसद था पढ़ाई करना, एजुकेशन। तो वहाँ पे अंग्रेज जो लोग थे वो अक्सर देखा करते थे, लंच होता था लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में, तो बाबा साहब पढ़ते रहते थे और वो लोग लंच करने चले जाते थे। तो उनको अंग्रेजों को ये एहसास हुआ, उनके जो फ्रेंड हो जाते हैं दोस्त, कि बाबा साहब पढ़ते रहते हैं और कुछ खा लेते हैं, ऐसा तो नहीं। तो अब चूंकि यार दोस्त हो गए थे तो वो सोचते थे कि भाभी ने कुछ ऐसा बना के भेजा होगा जिससे कि बाबा साहब को थकानी नहीं लगती है, नींद ही नहीं आती है, कुछ ऐसा बना के स्पेशल भेजती हैं भाभी कि बाबा साहब बहुत पढ़ते हैं। 21 घंटा यानी 24 घंटे में 21 घंटा पढ़ना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो निश्चित रूप से ईश्वर ही थे हम लोगों के। तो एक दिन अंग्रेज कुछ लोग जो थे वो छुपे रहे, उनके फ्रेंड, और बाबा साहब ने लाइब्रेरी में बैठे थे, चुपके से जेब से एक लड्डू निकाला, वही सूखी रोटी को। इसके बाद आज का कन्नौज की टीम पहुंची ग्राम सिमुआपुर में, जहां पर पहले से प्रस्थापित बाबा साहब तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को किया जाना था। और इस अवसर पर संयोगवश आवाज का कन्नौज की टीम भी ग्राम सिमुआपुर पहुंचती है और वहां पर प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण विधिवत होता है। और इस अवसर पर आवाज का कन्नौज की गरिमामयी उपस्थिति वहां पर होती है। निश्चित रूप से आप देखिए ये सुंदर दृश्य, ऐतिहासिक दृश्य, इतनी सुंदर प्रतिमा बाबा साहब की अब तक मैंने नहीं देखी थी। शुरुआत हो चुकी है, दो तालियां। हाँ, और ये पहले से शुभारंभ हुआ इस प्रतिमा स्थल का। आप सभी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने हैं। निश्चित रूप से हमेशा हमेशा ये अविस्मरणीय पल हम सभी की यादों में बना रहेगा। अब परम आदरणीय भंते जी के फीता काटने के तत्काल बाद बाबा साहब तथा तथागत बुद्ध की प्रतिमा से परम पूज्य भंते जी के द्वारा कपड़ा जो पड़ा था वो हटाया गया और इस तरह से प्रतिमा का शुभारंभ, अनावरण किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी प्रबुद्ध मिशनरियों ने, आवाज का कन्नौज की टीम ने, जो साथियों की फ़ोटो आप देख रहे हैं, इन सभी ने तथागत बुद्ध और बाबा साहब की फ़ोटो पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद हम लोग निकले ग्राम कंजौली के लिए और वहाँ पर निकल रही शोभा यात्रा, आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और उसमें शिरकत करने के लिए आवाज का कन्नौज की टीम के साथी आदरणीय रामनेश गौतम जी, आदरणीय ओमकार जी, आदरणीय ब्रजेंद्र कमल जी और आदरणीय विनय कुमार सिद्धार्थ जी, मैं स्वयं सर्वजीत आर्या।
हेलो। और अब तक इतने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सम्मानित साथियों, रात हो चली थी, शाम हो चली थी। रात का 8 बज चुका था और लगभग 8 बजे के करीब हम लोग एक बार पुनः कुछ साथियों के साथ में ही, गिने चुने साथी यानी कि मैं स्वयं सर्वजीत आर्य और आदरणीय ओमकार जी और अपने पिता श्री जयराम जी के साथ में हम लोग ग्राम जैनपुर पहुँचे। क्योंकि रात हो चली थी, सभी साथी अपने अपने घर प्रस्थान कर चुके थे, टीम के साथीगण, और ऐसे में हम कुछ ही साथी बचे। रात्रि में लगभग 8:30 बजे करीब हम लोग ग्राम जैनपुर में हो रही सुंदर सी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां पर बहुत सुंदर कार्य योजना के तहत हमारे इन युवा साथियों में जो मंच पर बैठे हैं, टोटल युवा टीम है और इन सभी ने इस तरह से कार्यक्रम का संयोजन किया कि देखते ही बनता था। इस अवसर पर भी आदरणीय ओमकार जी ने समाज का मार्गदर्शन किया, संबोधित किया। मैंने स्वयं भी संबोधित किया, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हम उस संबोधन को आपको नहीं सुना पा रहे हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर हम आपको बता दें, ये कार्यक्रम पिछले गत वर्ष से लगातार किया जा रहा है और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें सभी छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बड़े बच्चे विभिन्न झांकियों के माध्यम से, विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से, विभिन्न नाटकों के माध्यम से और विभिन्न गीतों पर डांस के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन करते हैं। और इससे ये प्रेरणा जाती है कि हर बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, सभी का साथ यहाँ पर रहता है। और यही कारण है कि ये जो युवा टीम है, ये क्रांतिकारी कार्य कर रही है डॉक्टर अंबेडकर मिशन को बढ़ाने के लिए। कार्यक्रम के समापन में इस क्रांतिकारी टीम ने, इस युवा टीम ने कोई एक संकल्प हम सभी ने, आवाज का कन्नौज की टीम ने दिलाया। वो संकल्प था कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन को यूं ही लगातार अनवरत आगे बढ़ाने का, जो इस टीम ने, इस युवा टीम ने संकल्प व्यक्त किया। हम उम्मीद करेंगे कि ये युवा टीम निश्चित रूप से इस ज़िले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगी। अंत में आवाज़ का कन्नौज की टीम ने इस युवा टीम को पंचशील धारण कर सम्मान किया और मनोबल बढ़ाया। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।